तीसरा समास समझते हैं बेटा, ये है आपका कर्मधारय समास। अब इसकी पहचान में, इसमें उत्तर पद यानी जो दूसरा वाला पद है वो प्रधान होता है, तथा दोनों पदों में बेटा दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। दोनों पदों में या तो आपके पास विशेषण या विशेष्य, यानी विशेष्य में मतलब आपके पास कोई वस्तु होगी और उसकी कोई ना कोई विशेषता होगी, अथवा आपके पास उपमेय या उपमान यानी दो वस्तुओं में या दो व्यक्तियों में तुलना की जाएगी। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से या एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से तुलना, तुलना का भाव आप समझते हो, दो चीजों में तुलना करना, उनका आपको संबंध इस समास में दिखाई देगा। क्या? या तो आपके पास विशेष्य होगा, उसकी कोई ना कोई विशेषता होगी, या आपके पास उपमेय और उपमान यानी दो के बीच में तुलना का भाव होगा, वो कहलाएगा आपका कर्मधारय समास। अब इसके उदाहरण देखिए, हरी मिर्च। अब एक इसके लिए बेटा एक और इसकी अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो इसके लिए हम एक इमेज बना लेते हैं। अक्सर यहाँ पर जो शब्द है ना उसका प्रयोग किया जाता है कर्मधारय समास में। ये एक ट्रिक है जो शब्द है जो शब्द का प्रयोग भी इस कर्मधारय समास में किया जाता है। देखिए, हरी है जो मिर्च, तो है जो इसमें आ गया। अब यहाँ पे मिर्च जो है वो बेटा आपका विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है? वो हरी है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो आपके पास विशेष्य और विशेषण उसकी कोई ना कोई विशेषता हो गई, या आपके पास तुलना हो गई, तो दोनों में से कोई ना कोई एक भाव आपके पास होगा, उसको हम कहेंगे कर्मधारय समास। एक और उदाहरण देखिए, प्रधानमंत्री। मंत्री जो प्रधान है ना, तो है जो आ गया इसके अंदर, तो इसका मतलब मंत्री जो है वो आपका विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है कि वो प्रधान है। तो विशेषण और विशेष्य का भाव। उसके बाद दूसरा समझते हैं, उपमेय और उपमान का भाव भी देखें एक बार इसमें। चंद्रमुख यानी यहां पर मुख की तुलना जो है, जैसा मैंने आपको बताया तुलना की जाएगी अगर विशेषण और विशेष्य नहीं है। चंद्रमा के समान मुख, तो मुख की जो तुलना है वो किससे की गई है? चंद्रमा से। तो यहां पे आ गया आपका उपमेय और उपमान का भाव। एक और उदाहरण है, चरण कमल। तो चरण जो है भगवान के जो चरण हैं उनकी तुलना किससे की गई है? कमल के फूल से, है ना। तो कमल के समान चरण। तो क्या समझा आपने इस समास में? कर्मधारय समास में बेटा या तो आपके पास कोई वस्तु होगी यानी जिसे विशेष है और उसकी कोई ना कोई विशेषता होगी। अगर वो नहीं है तो आपके पास उपमेय उपमान यानी तुलना का भाव होगा। तो ऐसा समास कहलाता है आपका कर्मधारय समास। उसके बाद समझते हैं नंबर 4 द्विगु समास। अब इसको देखिए, इसमें पहला पद संख्यावाची, गिनती, संख्या का मतलब गिनती वाला होता है। इसमें पहला जो पद है यानी जो पूर्व पद है बेटा वो हमेशा संख्या वाला, नंबर वाला, गिनती वाला ही होता है। देखिए कैसे, नवरात्र या नवरात्रि, नव का मतलब 9, तो 9 जो है वो आपकी गणित की एक संख्या है। तो जब हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 9 रातों का समूह। अब यहां पर भी आप अपनी सुविधा के लिए एक चीज ध्यान में रख लो कि जो द्विगु समास होता है बेटा, क्योंकि यहां हम संख्या की बात कर रहे हैं, तो जब आप इसका विग्रह करोगे तो इसमें आपके पास समूह या समाहार ये शब्द का प्रयोग जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि हम संख्या की बात कर रहे हैं, उसके समूह की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अपनी सुविधा के लिए एक इमेज और बना लो कि द्विगु समास में आपके पास जब आप उसका समास का विग्रह करोगे तो आपके पास समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि समूह या समाहार का मतलब जब हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। एक और उदाहरण देखिए, त्रिभुवन। त्रि का मतलब होता है बेटा 3, तो 3 क्या है? आपकी संख्या, है ना। तो भुवन का मतलब भवन, तो यहां जब हमने इसका विग्रह किया तो क्या बना? 3 भवनों का समूह या समाहार, दोनों का एक ही अर्थ है।
उसके बाद पंजाब, पंजाब का जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या बन रहा है आपके पास, 5 नदियों का समूह, 5 पंजाब, पंज, पंज का मतलब 5 और नदियों का समूह। तो ये था आपका द्विगु समास। इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, तिरंगा, उसमें पहला संख्या क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो ये एक संख्या है ना। शताब्दी, शत का मतलब होता है बेटा 100 और अब्दों का मतलब होता है वर्ष, तो 100 शताब्दी का जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, 100 वर्षों का समूह। चौराहा, चो का मतलब 4, 4 राहों का समूह या समाहार। और चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह या समाहार। तो आपने देखा सभी उदाहरणों में जो पहला पद यानी जो पूर्व पद है बेटा वो कौन सा है, संख्या वाला है, इसलिए इसकी पहचान क्या है, ये कौन सा समास होगा आपका, द्विगु समास। और इसमें जब हम विग्रह करेंगे तो बेटा ध्यान रखना समूह या समाहार किसी एक शब्द का प्रयोग भी इसमें हमें करना होता है। नंबर 5 पे देखते हैं, अगला है बेटा आपका द्वंद्व समास। अब इसको देखिए, इसकी परिभाषा में क्या बताया गया है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आप जानते हो, हाइफन जिसको कहते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग किया होता है। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो ये जो योजक चिन्ह है ये हट जाता है और उसका लोप हो जाता है और उसके स्थान पर बेटा और, एव या अथवा या आदि, ये 4 शब्द हैं, इनका ही हम प्रयोग करते हैं। कौन कौन से शब्द हैं, और, एव, अथवा, या। और योजक चिन्ह जो है उसका लोप हो जाता है, कब, जब हम इस समास का विग्रह करते हैं। आइए उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। देखिए, माता पिता, बीच में योजक चिन्ह लगा है, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा है और जब हमने इसका विग्रह किया तो हमने क्या लगाया, माता और पिता, माता अथवा पिता, माता एव पिता, माता या पिता। आप इन चारों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। दूसरा है लाभ हानि, बीच में देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और जब हम विग्रह कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाभ या हानि। लाभ और हानि भी ठीक है, लाभ अथवा हानि भी, जो आपको उपयुक्त लगे। ये 4 शब्दों में से आप किसी का भी प्रयोग समास विग्रह में कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा उदाहरण दिया आपको, भाई और बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा है, भाई बहन, और इसका जब हमने विग्रह किया तो ये क्या बना, भाई और बहन, भाई अथवा बहन, भाई या बहन, भाई एव बहन, कोई भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, अगला है हमारा, अंतिम है इसका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब इसमें देखिए इसकी क्या पहचान है बेटा, इसमें ना तो पहला पद जिसको हम पूर्व पद कहते हैं वह प्रधान होता है और ना ही द्वितीय पद जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है, बल्कि किसी तीसरे पद या किसी अन्य पद की ओर इशारा किया जाता है। फिर से देखो, ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है। ये पहचान है आपकी बहुव्रीहि समास की। और इसकी पहचान के लिए एक और इमेज अपने दिमाग में बैठा लो, इसमें जिसका, जिसके, जिसने ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर किया जाता है और किसी तीसरे पद की तरफ इशारा किया जा रहा है। उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। नीलकंठ, नीला, नीलकंठ, नील बेटा इसके अंदर पूर्व पद और कंठ आपका उत्तर पद। अब जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो देखिए क्या बनेगा, नीला है कंठ जिसका, तो जिसका शब्द इसमें आ गया। तो अब नीले कंठ वाला पूरी दुनिया में अगर आप जानते हो तो केवल एक ही व्यक्ति थे, यानी वो कौन, शिव। तो हमने क्या किया, ना पहले पद को प्रधानता दी ना दूसरे पद को, तीसरा पद, जैसा कि इसमें हमने देखा था तीसरा पद जो है बेटा वो आपका प्रधान होता है, उसकी तरफ संकेत किया जाता है। तो आप देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात करके आपको बताना पड़ेगा वो तीसरा पद कौन सा है, तो वो है आपका शिव। एक और उदाहरण देखिए, गजानन, गज,
गज मतलब हाथी और आनन का मतलब क्या होता है? मुख। तो गज है आनन यानी मुख जिसका, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं हम? तीसरे पद की तरफ इशारा हो रहा है और वो क्या है? वो है गणेश। तो देखो आपने, यहाँ पर ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, यहाँ पर हम किसी तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी अन्य की बात कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका बहुव्रीहि समास। एक और उदाहरण देखते हैं इसका, गिरिधर। गिरि का मतलब पहाड़, उदाहरण को मतलब धारण, आपको समझते हो, उठाने वाला, धारण करने वाला। गिरि को धारण किया है जिसने, जैसा मैंने आपको बताया था, जिसका, जिसके, जिसने, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। बेटा जहाँ थोड़ी सी आपको कठिनाई हो वहाँ आप इनके शब्दों की कुछ इमेज, कुछ ट्रिक रख लो। जैसे बहुव्रीहि समास के अंदर जिसका, जिसने, जिसको, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा और आपका जो कर्मधारय समास था उसमें है जो शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, जहां थोड़ी सी आपको दिक्कत आए वहां ऐसी छोटी छोटी इमेजेस अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए। अब है गिरि को धारण किया है जिसने। हम ना गिरि की बात कर रहे हैं और ना धारण करने की बात कर रहे हैं, हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। यानी किसने गिरि को धारण किया है? वो है श्री कृष्ण। ठीक है, तो बेटा मुझे लगता है आपको अच्छी प्रकार से ये समास जो हैं वो समझ आ गए होंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर कक्षा के अंदर जब भी परीक्षा है उसमें आपसे समास और उसके भेद, उसका विग्रह करके उसके भेद के बारे में भी पूछा जाता है। तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये आपकी 10वीं तक की परीक्षाओं में भी आपसे ये पूछे जाते हैं। 10वीं की जब आप परीक्षा देने जाते हो तो वहाँ पर भी आपसे समास का प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो उसको ध्यान से अच्छी तरह से समझिए और मुझे लगता है, आशा है आपको ये अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।